स्कूल में जब प्यार हो जाता है किसी से तो वो वाला गेम तो सबने खेला होगा, फूल लेके हाथ में, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। और भाई की तो किस्मत ही बहन चो इतनी गाड़ फाड़ है ना भाई, हर बार बहन चो आखिरी पत्ती हाथ में आती है, शी लव्स मी नॉट। बहन का आवड़ा, कोई नहीं चाहता बहचो भाई का घर बसे, जिंदगी खराब हो गई है बहचो। खैर चलो आगे बात करते हैं। बस सेम ही चल रहा है भाई देश में भी। वहां पर आप शी लव्स मी और शी लव्स मी नॉट करते थे, यहाँ पर चल रहा है बहनचो नोटबंदी, फॉल्स और ट्रू, फेल और पास, यही बातें चल रही हैं आज की डेट में। रीजन ये है कि 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन के बाद भी आज हालात थोड़े से बदले हैं। क्या बदला बता देता हूँ। बदला ये है, पहले एटीएम में हर दिन पैसा आता था, अब भोसड़ी का एटीएम में 4 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में एक बार पैसा आता है। ये बदल गया। क्या क्या वादे किए गए और क्या हुआ उन वादों का, पहले वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए देखिए। मैम, केंद्र की सरकार ने कहा कि जब नोटबंदी लागू होगी तो टेरर लिंक्स की फंडिंग बंद हो जाएगी। ये दावा झूठा साबित हुआ जब जेएनके में हमारी पुलिस ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। तो देश में लाइनों में लगे हुए आम आदमी के पास पैसा नहीं, लेकिन आतंकवादियों के पास पैसा है। बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, लोगों के मन में शक पैदा हुआ कि जब ये सब कुछ इतना सीक्रेट था और इससे टेरर लिंक की फंडिंग रुक जानी थी, तब भी आतंकियों के पास 2000 के नोट कहां से आ गए? कोई भाजपा वाला उनसे मिला हुआ है क्या? कोई उनको नोट सप्लाई कर रहा है क्या? क्योंकि पहले से नोट मिलने की घटना तो सिर्फ भाजपा वालों के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब राज्य के लीगल सेल के जो प्रभारी थे, उनके पास, कंबोज साहब, उनके पास 6 तारीख को ही नोटों के बंडल आ गए थे। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। फिर सरकार ने एक और दावा किया कि काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसीज, ये जाली जो नोट होते हैं इनका छपना बंद हो जाएगा। छोड़िए छपना, जाली नोटों का बंद होना, रोज लगभग कहीं ना कहीं से खबर आ रही है, कहीं 4 करोड़, कहीं 92 लाख, कहीं 70 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं कुछ रोजाना कहीं नए, पुराने और जाली हर किस्म के नोटों के बरामद होने की खबरें आ रही हैं। तो ये दावा कि नोटबंदी से जाली नोटों का कारोबार पूरा ठप पड़ जाएगा, ये दावा भी गलत साबित हुआ। और हमने पहले दिन कहा था कि जब अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र जाली नोटों के धंधे के ऊपर नकेल नहीं कस पाया, वो दावा नहीं कर पाया कि हम इसको बंद कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। अगला दावा ये था कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। भ्रष्टाचार रुकने की जब बात की गई, 3 दिन बाद नोटबंदी के गुजरात के अंदर एक ऑफिसर नए नोटों में रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया। इस दावे का कोई सिर पैर नहीं था, कोई तर्क नहीं था कि नए नोटों के आने से भ्रष्टाचार कैसे रुक जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपको व्यवस्था में सुधार करने पड़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां तय करनी पड़ती हैं, तब चीजें हो पाती हैं। आपको आज के तारीख में भी कोई बता नहीं पा रहा है कि आज इन प्रेसों में कितने नोट रोजाना प्रिंट हो रहे हैं और किस डिनोमिनेशन में। सुन लिया। मेन सवाल ये नहीं है यार कि क्या प्रॉमिस किए थे और क्या फुलफिल नहीं हुआ, वो तो हो ही नहीं सकते। खैर उसके लिए तो बंदे मारने पड़ते हैं, बंदे थोड़ी कोई मारेगा यहाँ पर। सवाल ये है कि 30 दिन हो चुके हैं, 20 दिन बचे हैं। जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा कि 20 दिन में चीजें सुधर जाए। 50 दिन में भी अगर चीजें नहीं सुधरती तो इसको क्या और एक्सटेंड करके मतलब 2-4 साल करोगे अब? मतलब क्योंकि यार मैं खुद पर्सनली अब ये फील कर रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत टफ है सर्वाइवल। ठीक है, 1 हफ्ते से मैं खुद बैंक में एटीएम के लाइन की थक्के खा रहा हूँ और 1 हफ्ते में मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला कहीं से। तो अब मेरे को एक्चुअली में समझ आ गई ये चीज कि भाई लोग कितने परेशान हैं। आरबीआई नोट छापता है, बैंक में सप्लाई करता है, बैंक वाले ये बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इनको दे देते हैं पैसा वो निकाल के, जिसमें बहुत सारे बैंक सामने भी आए हैं। आरबीआई पैसे छापता है, नेता डायरेक्ट वहां से निकलवा लेते हैं, फिर वो नोट पकड़े जाते हैं। गरीब तक तो पैसा पहुंच ही नहीं रहा। गरीब तो बैंक लाइन में खड़ा है, फिर घर आ गया। उसकी तो एक जॉब है वो, जिस तरह बंदा सुबह तैयार होता है नौकरी पे जाता है ना, बस वो हो गया कि वो सुबह तैयार होगा, बैंक की लाइन में लगेगा, दोपहर तक खड़ा रहेगा 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद बोल देंगे कैश नहीं है या जो भी है, बस वो घर आ जाएगा। उसको पहले पता चल जाता है कैश नहीं है, पर वो घर आना नहीं चाहता, उसे लाइन में खड़ा होना अच्छा लगने लग गया है। वहाँ वही पुराने दोस्त मिलते हैं, डेली के 3-4 बंदे ऐसे हैं जो रोज आते हैं, वहाँ अपना गप्पे चलती है, चाय चलती है, मट्ठी चलती है, अपना एंजॉयमेंट होता है वहीं पर, ऑफिस वहीं बना लिया, ये चल रहा है। और ये जो सरकार भैंचो ब्लैक मनी करती रहती है, काला धन आएगा, काला धन, भैंचो पता भी है एग्जैक्टली। मैं इतना तो मैं डैम श्योर 100% कह सकता हूँ, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भैंचो काला मनी है क्या, ब्लैक मनी होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे जनरेट होता है। चलो एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा क्या है। ऐसा ऐलान किया जा रहा है कि खाली इंडिया में भ्रष्टाचार है, खाली भारत में भ्रष्टाचार है और हमारे पास ही काला धन है। ऐसा नहीं है, हर देश में होता है जी, हर देश में भ्रष्टाचार होता है, हर देश में काला धन होता है और इसका बहुत सारा पैसा स्विस बैंकों में जा रहा था। और बहुत सरकारों ने बहुत कड़ी कदम उठाई है और स्विस बैंकों को कहा है कि भैया जिसका पैसा आपके पास है आपको उनका नाम बताना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा स्विस बैंक में रखा था तो आप जल्दी से उसको कन्वर्ट करके और कहीं ले आते
और इसका एक बहुत आसान तरीका हमारी सरकार ने बनाया हुआ है, जो हम उसको कहते हैं मॉरिशस रूट और पार्टिसिपेटरी नोट्स द्वारा पैसा वापस आ जाता है हमारे देश में, काला से कन्वर्ट होकर के सफेद। अब ये मॉरिशस का रूट ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ, जितना हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में 33% मॉरिशस से आया हुआ है, सब बेनामी शेल कंपनी से। अच्छा, अगर आप इसको रोकना चाहते थे, सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का रूट है, तो आप मॉरिशस रूट को रोक देते। नोटबंदी के 2 दिन पहले मॉरिशस ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए। सुन लिया, यहाँ पर तो इलेक्शन में बोल रहे हो काला मनी लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जहाँ से असली में आता है वो रास्ता और एक्सटेंड कर दिया है। भाई यही तो चीज है। अब मैं आप लोगों से खुद पूछता हूँ, भाई किसको पता था आज की डेट में कि मॉरिशस रूट क्या है? मैं खुद आपको पर्सनली देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मुझे ये पता था कि स्विस बैंक क्या है, वहां पर पैसा जाता है, वो लोग किसी को डिक्लेयर नहीं करते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज है जिसपे किसी का कोई रूल नहीं है, वो लोग किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योरिटी है, ठीक है। पर मेरे को नहीं पता था कि ये मॉरिशस रूट क्या है, इसको क्या कहते हैं, वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है कंट्री के अंदर वो बेनामी है, ये सब बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, नहीं पता था। बहुत से लोगों को नहीं पता है। अब काला धन क्या है ये भी तो नहीं पता लोगों को। बेसिकली इनकम के क्या सोर्स हैं? 2 सोर्स होते हैं, एक लीगल, एक इलीगल। लीगल में आती है आपकी नौकरी से पैसा कमाया, प्रॉपर्टी बेच के कमाया, जो भी लीगल धंधे होते हैं। इलीगल हथियार बेच के, ड्रग्स बेच के, किडनैपिंग, मर्डर, चोरी। अब चोरी करी है, 50 लाख की कर ली, घर में रख लिया, तो बैंक में जाओगे पूछेगा ना कहाँ से आए, तो ये थोड़ी है कि उसके ऊपर 50% टैक्स दे दिया जो गवर्नमेंट ने बकचोद वाली स्कीम निकाल रखी है और जो पैसा हो जाएगा तुम्हारा वाइट 25 लाख रुपए वापस दे देगा। ऐसा नहीं है, उस पैसे पे आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि वो इलीगल है। तो ब्लैक मनी भाई 2 तरह के हैं, एक वो है जिस पे टैक्स पे नहीं हुआ पर वो लीगल इनकम है, एक वो इनकम है जो इलीगल है और दबाया हुआ पैसा। जो इलीगल है और दबाया हुआ पैसा है बेसिकली वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे खेला जाता है। वो एक इंटरनेशनल पे, ट्रक्स कहां से आते हैं, सप्लाई होते हैं, मार्केट में पैसा जाता है और वो सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है। या फिर आज की डेट में एक नई चीजें शुरू हुई है बिटकॉइंस, उसमें भी होता है। अगर किसी को पता है कि डीप वेब और डार्क वेब क्या है तो तुम लोग समझ जाओगे। डार्क वेब में जो दूसरी चीजें होती हैं जो दुनिया में बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, उसमें सारी ट्रांजैक्शन बेसिकली बिटकॉइन पे होती हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था अभी तक वो ये था कि यार पेटीएम कैसे पैसे कमाता है, या फिर जो भी ये ई वॉलेट है इनका क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने 1000 रुपए डाले और 1000 रुपए का मैंने सामान खरीद लिया, तो फिर बेंचो उसने क्या कमाया यार? वो इतना बड़ा सेटअप लेके बैठा, सर्वर लगा के बैठा, आईटी के बंदे बिठा रखे हैं, बेंचो कस्टमर सर्विस बिठा रखी है जहां पर हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए या कभी मन किया तो लड़की से बात करने के लिए फोन कर लेते हैं। वो मेरे को अब समझ में आया है कि घुमा फिरा के बेंचो हमारा ही चूतिया बना रहे हैं बेंचो। आगे देखो समझाता हूँ कैसे। अभी आपने ये पूरा कैश निकाल दिया है, ठीक है, आप कैशलेस करना चाहते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि आप किस तरीके से कैशलेस करना चाहते हो। मैं आप सबको बात बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, आरबीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट काउंसिल द्वारा जो है हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो दुनिया के बेहतरीन पेमेंट सिस्टम्स में से हैं। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं। आप सभी ने कभी ना कभी एनईएफटी का ट्रांजैक्शन किया होगा, आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन किया होगा और आपने आईएमपीएस मोबाइल पेमेंट सिस्टम का नाम जरूर सुना होगा। और इस साल अब मान लीजिए एनईएफटी आरटीजीएस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ता है, अकाउंट नंबर एग्जैक्टली डालना पड़ता है, थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी इस साल अप्रैल 2016 में यूपीआई का ऐप जारी किया था। ये बहुत सरल और अच्छा तरीका है, लेकिन अफसोस की बात है जब आपने नोटबंदी की तब आप यूपीआई को पब्लिसाइज करने से पहले आपने पेटीएम को, जियो मनी को पब्लिसाइज किया। मेरा ये पूछना है कि क्यों? पेटीएम का जो मालिक है, पेटीएम, हाँ, इट वाज स्टार्टेड बाय एन इंडियन कंपनी, लेकिन आज की तारीख में जो चीनी कंपनी अलीबाबा है, चाइनीज कंपनी, वो 40% पेटीएम का मालिक है। दे आर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और पेटीएम के जो भी डिजिटल वॉलेट है वो पैसे कैसे बनाता है दिलीप जी? मान जाइए कि मैंने अपने बैंक से 100 रुपए निकाल दिए, मैंने अपने बटुए में डाल दिया जी, तो मेरा बटुआ में जो पैसा है उस पर तो मुझे ब्याज नहीं मिलता है, नहीं। मैंने आपको पैसे दे दिए, तो ये कैश हुआ। डिजिटल वॉलेट में क्या हुआ? मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से या बैंक से पैसे निकाल करके डिजिटल वॉलेट में डाल दिए, तो उसको, उस पैसों पर मुझे कोई ब्याज नहीं मिलता है। फिर उन पैसों से
आप उबर के कैब हो, ओला के कैब हो, आपके पास आ गया, लेकिन आपको भी इसमें ब्याज नहीं मिला। जब तक आप अपने बैंक में नहीं डालोगे, पेटीएम को ही पैसा मिल रहा है, जिसे बैंकिंग टर्म्स में फ्लोट इनकम कहते हैं। तो फ्लोट इनकम कौन खा रहा है? पेटीएम। अच्छा, अलीबाबा खा रहा है, चाइना वाला। उसके बाद जब आप अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करोगे, नोटबंदी से पहले आपको 4.7% ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलती थी। अच्छा, नोटबंदी के कुछ दिन बाद उनके अकाउंट बढ़ते गए। उन्होंने कहा टेम्पररी मेजर से हम आपको ओनली 1.67% चार्ज करेंगे। एहसान है आपका। ठीक है। यूपीआई में मैं आपको बताऊं, 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक इंस्टेंटेनियसली मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। जब तक मेरे बैंक अकाउंट में है मुझे ब्याज मिलेंगे, इंस्टेंटली आपके पास आ गए आपको ब्याज मिलेंगे। मुझे 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है, डिजिटल पेमेंट्स में सबको डर है सिक्योरिटी के बारे में, कोई मेरा अकाउंट हैक कर ले, कोई मेरे डिटेल्स ले ले। यूपीआई में ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है। ये आरबीआई के सर्वर पर है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरा ये पूछना था, अगर आपका ये प्लानिंग था ही तो अप्रैल से अब तक हर बैंक को, प्राइवेट बैंक को, पीएसयू बैंक को इसको पॉपुलराइज करना था। इसमें तो कोई सीक्रेसी की बात नहीं थी। आप तब भी कह सकते थे ये बड़ा अच्छा कदम है, देश के लिए अच्छा कदम है। आज के तारीख में भी केवल 26 या 27 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्टिवेट किया है। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और पता ही नहीं है लोगों को। अभी नहीं बताएंगे, ये छुपा के रखा हुआ है, ये सीक्रेट है। ये कब बताएंगे? जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी ना, जब दुनिया में बचेंगे सिर्फ 100-200 लोग। एक बंदा दिल्ली में रह रहा है, दूसरा बंदा बेंगलोर में है, तीसरा बंदा मुंबई में है, चौथा बंदा पंजाब के अंदर है। तब बताएंगे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये यूज कर लो और ट्रांसफर करने में पैसे आसानी पड़ेगी। अभी तो दूसरे जो प्राइवेट कंपनी है उनको प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस बने। उनका बिजनेस बनेगा तो फिर वो कुछ कमीशन देंगे हमें, तो हमारा पैसा बनेगा। कैसे कमाता है ये? ई वॉलेट का क्या सीन है? 2 तरीके हैं, एक ई वॉलेट है, एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड से बैंक से पैसा इंस्टेंट कट जाता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक एडवांस लोन है जो बैंक देता है। आपके पास पैसा नहीं है पर आप उसको यूज कर सकते हो, 50 दिन का टाइम होता है, फिर आप वापस कर देते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करके कूड़े में फेंक देते हो और आप उसको नहीं देते बैंक को, कोई लीगल एक्शन नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये एक रूल है। बैंक अपने रिस्क पे देता है क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर, कोई सजा नहीं मिलती किसी को। जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो मशीन में, जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत हाई लेवल पे होती है वो नॉर्मली 2% चार्ज नहीं करते हैं, पर जिनकी दुकान छोटी है, जो आजकल चल रही है तंगी, उसकी वजह से जिन्होंने मशीन रखी है वो नॉर्मली लिख के रखते हैं कि 2% एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 2% उनको बैंक को देना होता है। उनका एक सेट टारगेट होता है महीने का, अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो उनको 2% या उससे ज्यादा या उससे कम बैंक को देना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, भैंचोद अपना पैसा बचाने के लिए कस्टमर से ले लेते हैं वो चीज, जबकि वो सही नहीं है। ई वॉलेट में जितना पैसा डालो उतना ही पैसा आपको मिल जाता है। तो फिर भैंचो कंपनी क्या कमा रही है? बताता हूँ क्या कमा रही है कंपनी। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 250 फॉलोवर है, अभी 250 सब्सक्राइबर है, ठीक है। 20-21 वीडियो होंगी, सबने वीडियो देखी, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। 250 बंदों ने वीडियो दोबारा देखी, 1 मिनट देखी, बंद कर दी। 250 बंदों ने वीडियो दोबारा देखी, 1 मिनट देखी, 2 मिनट देखी, बंद कर दी। 250 बंदों ने वीडियो दिन में 10 बार देख ली, एक दिन में 2,500 व्यूज हो गए। महीने में कैलकुलेट कर लो। उसी तरीके से 1 करोड़ यूजर है मान के चलो किसी भी ई वॉलेट के, हर बंदे ने 1000 रुपए डाल दिया कि मैं यूज करता रहूंगा। इनका सिस्टम इस तरीके से चलता है कि इनका जो सर्वर होता है वो कनेक्ट होता है इनके बैंक से। आप बेसिकली इनके पास पैसा जमा करते हो, वो पैसा इनके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और वहां से आप निकालते रहते हो, यूज करते रहते हो। इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दें या फिर ना करें तो इनके पास रखने का फायदा क्या है? रखने का फायदा बताता हूं। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम चलता है अप्रैल टू मार्च। अगर किसी ने नोटिस किया होगा, अप्रैल के महीने में आपके अकाउंट में एक पैसा डिपॉजिट करता है बैंक। वो पैसा आपके लास्ट 31 मार्च को क्या बैलेंस था उसके ऊपर मिलता है, उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो 4% है। एफडी में वो रेट ज्यादा है और रिकरिंग डिपॉजिट में भी वो रेट ज्यादा है, ठीक है। 31 मार्च को ई वॉलेट के अंदर 1 करोड़ लोगों ने 1000 रुपए या 500 रुपए जमा किए। 1000 रुपए जमा करेंगे तो 1000 करोड़ हो गया। 31 मार्च को 12 बजे 1000 करोड़ रुपए बैलेंस था अकाउंट का। 4% के हिसाब से जोड़ू 40 करोड़ रुपए होता है। कमा लिया 40 करोड़ फोकट का। आपका पैसा आप ले भी लो और मैंने 40 करोड़ रुपए कमा लिया, उसके ऊपर मैं 30% टैक्स भर दूंगा, बाकी पैसा मेरा वाइट हो गया। ये एक स्कीम है। दूसरी स्कीम रिचार्ज की जितनी भी कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी है, ये 1% देती है। 100 पे 1 रुपया। 1 करोड़ बंदा है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। महीने में वो 1 करोड़ बंदा है, 100 रुपए का तो रिचार्ज
रिचार्ज करता होगा भाई? 100 रुपए का तो बिल भरता होगा, जबकि वो बहुत सारे बिल भरता है और अमाउंट बहुत ज्यादा है और यूजर्स भी बहुत ज्यादा है। पर मैं नॉर्मली 1 करोड़ बता रहा हूँ, 1 करोड़ में बंदा 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने, तो नॉर्मली वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। 100 करोड़ का 1% 1 महीने में कमा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, 12 महीने में 12 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। अब इसी यूजर को 30 करोड़ कर दो और उस 100 रुपए को 1000 रुपए कर दो, कहाँ पहुंच गई अमाउंट पता चल जाएगा। तभी तो यार एक छोटी सी वेबसाइट जो रिचार्ज करती है, और आज की डेट में वो इतनी बड़ी हो गई कि हर टीवी चैनल के नीचे उसका लोगो लगा हुआ है। इतनी एडवांस एडवर्टाइजिंग है इसकी जितनी किसी की नहीं है। जब ये स्टार्ट हुई थी उसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है उसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। सुनने में आया था कि रतन टाटा भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, टाटा कंपनी, पर उन्होंने किया नहीं किया ये नहीं पता। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो इनका साल का टर्नओवर यार 500 करोड़ 1000 करोड़ होता है बिना कुछ करे धरे बहनचो। यही तो है यार। मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो 1 लाख सब्सक्राइबर को मैं कहता हूँ मुझे भाई 1000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो मैंने जो सीधा सीधा कितना हो गया यार 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए में जिंदगी सेट हो जाती है बंदे की यार, मिडिल क्लास वाले की। वो प्रॉपर्टी भी बना लेगा, एफडी भी करा लेगा, उसके बाद इतना पैसा बच जाएगा, बैंक जिंदगी ऐसे जिएगा जैसे राजा। बस वही चीज है, एक इंडिविजुअल के लिए पैसा बहुत छोटा है, पर जब बहुत सारे लोग जुड़ के वो करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। और एग्जाम्पल सारे मेरे याद रखना। तो भाई इसीलिए प्राइवेट कंपनी को आज की डेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। रीजन सबसे बड़ा यही है कि यहाँ से पैसा खाने को मिल, समझा करो बात, और कोई रीजन नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के पास एक से एक टेक्नोलॉजी पड़ी है, पर कोई यूज नहीं करता क्योंकि उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता कभी। 30 दिन हो चुके हैं और ये मैं बेट के साथ कह सकता हूँ कि 31 दिसंबर के बाद भी हालात सही नहीं रहेंगे, और 2 या 1 तारीख को ना संसद में बजेंगे जूत। देख लेना तुम, हंगामा होगा इस देश में, क्योंकि 50 दिन के बाद हालात कुछ सेम ही रहेंगे और तमाशा होगा बहुत बड़ा। और इस बार का न्यू ईयर घर में ही मना लेना, नींबू पानी पी लेना, दारू नसीब है नहीं इस बार। और न्यू ईयर के दिन कॉल सेंटर में कॉल करके मैंने बहलाने लगा लड़की से बात करके, क्योंकि घर पे तो बुला नहीं सकते, पैसा नहीं है। चलो बस आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो। और जो कहता हूँ मैं हर बार, कर देना यार भाई का कुछ भला हो जाएगा। समझ ही नहीं रहे हो तुम, अभी तो बताया तुम्हें एग्जाम्पल। सारे लोग जुड़ के जब काम करेंगे तभी तो कुछ होगा।